ईरान ने भारत में फंसे अपने नागरिकों और नाविकों को वापस बुला लिया। जानकारी के मुताबिक ईरान ने करीब 180 नाविकों और नागरिकों को भारत से वापस ले जाने के लिए एक विशेष चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की। जोर से कमजोर तरीन हो जाए। पहले भी इनका पैसा सारा यहूदियों के बैंकों में पड़ा है, पहले भी वही कंट्रोल करते हैं चीमा साहब। और फिर उसके बाद ये है कि अब हालात अबतर हो जाए और उसके बाद ये इतने कमजोर हो जाएं कि उनके पांव में लेट लेट कर माफिया भी मांगे और रोजाना खैरात उनसे मांगे। अब हालात उस तरफ जा रहे हैं। Several Iranian citizens were stranded in India. The Iranian authorities arranged a chartered flight to take back these stranded nationals, which included Iranians who were visiting India as tourists or were stationed here as diplomats. The flight took off from Kochi last night. The passengers also included the non-essential crew of IRIS Lavan, which remains docked in Kochi. Thank you. कि जो वॉर चल रही है ईरान को लेकर, तो रशियन ऑयल के लिए अमेरिका ने कहा था कि नहीं ले सकता, भारत को कहा था कि नहीं ले सकते, और भी कई देशों को अमेरिका की तरफ से मना किया गया था। तो जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के कह रहे हैं कि अब पहले मना किया था अमेरिका ने, और अब अमेरिका जो है वो तमाम कंट्रीज से कह रहा है कि भाई आप रशियन ऑयल ले लीजिए। जंग है, इजराइल जीत चुका है। अमेरिका तो वैसे मैंने जिस तरह बताया ना, वो तो साथ वैसे ही उसका अल्टीमेटली लोग समझते थे कि इजराइल अमेरिका का बच्चा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका इजराइल का बच्चा है। वहां से गुजर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं, तो ये उनका लीडरशिप का कमाल है। तो ऐसा लीडरशिप जिस मुल्क में हो उसको मिलना चाहिए। हमारे मुल्क में भी हो लीडरशिप तो लाएं। मुसलमान मुल्क हमारा भाई है, हमारा हमसाया है, हम नहीं कर सकते क्यों? हमारे पास लीडरशिप की बहुत कमी है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मिडल ईस्ट में अभी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और इसी वजह से काफी जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्लाइट्स कैंसिल भी हो रही है। और ऐसे समय में एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि भारत से ईरान के लिए रवाना हुआ है एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन, जिसके अंदर करीब 180 ईरानियन नागरिक बैठे हुए थे। ये खबर है दोस्तों कि ईरान ने ये व्यवस्था करी है भारत से बातचीत करके कि जो ईरान के 180 लोग भारत के अंदर फंसे हुए हैं, चाहे वो क्रू मेंबर्स हो या फिर डिप्लोमेट्स हो या फिर ऐसे लोग हो जो राजदूत वगैरह होते हैं या टूरिस्ट होते हैं जो भारत के अंदर फंसे हुए थे, उनको सही सलामत ईरान भेजा जाए, ये व्यवस्था की गई। इसी के चलते भारत में एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन को अरेंज किया गया और उन नागरिकों को सेफली पहुंचा दिया गया ईरान। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि ये जो 180 लोग थे, ये करीब साउथ इंडिया में जो कोची इलाका है वहां से ये रवाना किए गए। ये खबर इस वजह से दोस्तों काफी ज्यादा अहम है क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, ईरानियन वॉरशिप को श्रीलंकन रीजन के अंदर जो वहां पर उस पर अटैक किया गया तो टेंशन और ज्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ के जो लोग थे, ईरान के जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, वो काफी ज्यादा घबराए हुए थे। तो ऐसे समय में ईरान ने पूरी कोशिश करी कि अपने नागरिकों को अपने ही कंट्री में रखा जाए। दोस्तों, चाहे कंट्री कैसा भी हो, वहां पे कुछ भी चल रहा हो, जो जहाँ के नागरिक होते हैं वो वहीं रहना पसंद करते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो अपनी फैमिली वालों से दूर फंसे होते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा होता। तो अगर अब वो अपने फैमिली वालों के पास पहुंच जाएंगे ईरान के अंदर, तो वो खुद को एक अच्छे तरीके से महसूस कर पाएंगे, सेफ महसूस कर पाएंगे। चाहे वो सेफ ना हो ईरान के अंदर क्योंकि वहां पर कई ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन अपना घर तो दोस्तों अपना घर ही होता है। और अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि वो परेशान है। यूएई ने भी तमाम ईरानियों को वो निकाल रहे हैं, उनके जो वहां पे इंस्टीट्यूशंस थे सब कुछ खत्म कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ये जंग? तो तारड़ साहब, एस्केलेशन तो बहुत ज्यादा हो गई, तो फैल गई है। ये अमेरिका तो कुछ और चाहता था, तो ये कैसे देखते हैं सारा कुछ? क्या पैनिक है? क्या टेम्परेचर है वॉशिंगटन में? चीमा साहब, वॉशिंगटन में टेम्परेचर, बल्कि वॉशिंगटन डीसी यही चाहता था जो हो रहा है इस वक्त। आपको किसने कहा कि वॉशिंगटन डीसी ये नहीं चाहता था? वॉशिंगटन डीसी यही चाहता था जो आपने सारा मंजरनामा पेश किया है। चीमा साहब, मैं अगर बताऊं तो ज़ायनिस्ट ड्रीम क्या है? ज़ायनिस्ट ड्रीम ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये एक दूसरे पे हमले करें और वो इस चीज का फायदा उठाए और ग्रेटर इजराइल की तरफ मूव करें। ये कमजोर से कमजोर तरीन हो जाए। पहले भी इनका पैसा सारा यहूदियों के बैंकों में पड़ा है, पहले भी वही कंट्रोल करते हैं चीमा साहब।
और फिर उसके बाद ये है कि अब हालात अबतर हो जाएं और उसके बाद ये इतने कमजोर हो जाएं कि उनके पांव में लेट लेट कर माफियां भी मांगे और रोजाना खैरात उनसे मांगे। अब हालात उस तरफ जा रहे हैं। शिवा साहब, मैं 2-4 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। एक तो मैं ये बताऊंगा कि जंग इजराइल जीत चुका है। अमेरिका तो वैसे मैंने जिस तरह बताया ना, वो तो साथ वैसे ही उसका अल्टीमेटली लोग समझते थे कि इजराइल अमेरिका का बच्चा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका इजराइल का बच्चा है। मैंने रिसेंट अभी दोबारा, मैं हमेशा जब भी कोई फैक्ट आती, कोई चीज आती है उसके बारे में रिसर्च शुरू कर देता हूं। हालांकि ये गलत बात है, मुझे पहले इस पर रिसर्च कर 1896 में जो ड्रीम देखा गया था ज़ायनिस्ट स्टेट का, उससे लेकर आज आप देख लें जिस वक्त इन्होंने ज़ायनिस्ट इजराइल की बुनियाद रखी। यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा, ज्यूज में और ज़ायनिस्ट में फर्क है बड़ा। इनके 12 फिरके हैं, सारे के सारे जो हैं वो गलत के हक में नहीं है चिमा साहब। ये सिर्फ जो एक एक्सट्रीम वर्जन है वो इसके हक में है। बल्कि मैं इस पर थोड़ा सा एतराज यहां भी करना चाहूंगा। अगले दिन इस वक्त मुल्क दुनिया के बादशाह, बेताज बादशाह बीबी नेतन्याहू ने कहा है कि ना सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी एक्सट्रीमिज्म भी जो है वो खतरा है दुनिया के लिए। मैं अगर उनसे गुजारिश करना चाहूं, अगर एक्सट्रीमिज्म का डिफाइन कर देते तो मेहरबानी होती उनकी। और दूसरा, अगर ज़ायनिस्ट एक्सट्रीमिज्म हो तो उसके बारे में, एक्सट्रीमिस्ट हो तो उसके बारे में क्या ख्याल है। अगर एक जूइश अगर एक क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट होता है उसके बारे में क्या ख्याल है। और फिर उसके बाद अगर हिंदू, कोई भी दूसरा सिख, कोई भी अगर एक्सट्रीमिस्ट होता है तो उसको क्या नाम देंगे आप। ये कोई डिफाइन ना बीबी नेतन्याहू ना करता है और ना ही मेरे जो विश्व गुरु हैं ना वो ही तकलीफ करते हैं कि वो बता दें कि जो 30 करोड़ जो वो यरगमाली इस वक्त भारत में बैठे हैं उन्होंने जिंदगी किस तरह गुजारनी है, वो भी नहीं बताते कि ये खतरा उनके लिए किस लिए है। जो वो कर्नल जो इन्होंने एक रखी थी शो पीस के लिए दहशत गर्दों की, जब इन्होंने बहन बनाई थी तो उसको बताते कि दिस इज द गाइडलाइंस टू लिव इन इंडिया। अगर उसको बता दिया जाता तो शायद उसके लिए आसानियां होती, आने वाले उसके बच्चों के लिए आसानियां होती। कि जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में वॉर चल रही है और काफी अरसे से, अब तो खैर ऑलमोस्ट 2 वीक से ऊपर टाइम होने लगा है, और ये लड़ाई जो चलती चली जा रही है, पहले तो इन तीनों के दरमियानी थी। हमने कहा भाई ठीक है, तीनों आपस में लड़ रहे हैं, जो बात भी हो रही है। तो वैसे तो खैर ईरान का बॉर्डर क्योंकि पाकिस्तान के साथ लगता है तो थोड़ा सा टेंशन थी पाकिस्तान में कि ऐसा ना हो कि कोई यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन हुआ ये कि जी ये तीनों जो है लड़ते लड़ते हुआ ये कि ईरान ने जो है वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी अटैक शुरू कर दिया, ईरान ने बाकी कंट्रीज के ऊपर भी अटैक शुरू कर दिए। उससे जी मामला जो है वो कुछ का कुछ हो गया, यानी कि ये 2-3 लोग जो आपस में लड़ रहे थे, अब उसमें बाकी कंट्रीज भी जो है एक तरह से टारगेट की जा रही है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो। अब वैसे तो आपको पता है कि दूसरों की लड़ाई में हम लोग तो कोई खास पढ़ने का हमें शौक नहीं है। हाँ, हमें मालूम है, हम अफगानिस्तान की लड़ाई में गए थे अमेरिका के साथ, लेकिन उस वक्त तो हमें पैसा वैसा मिल रहा था तो हम चले गए थे। लेकिन ऐसे थोड़ी, आप देखें ना, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं तो हमने क्या कहा, कुछ भी नहीं, हमने कहा लड़ी जाओ, हमें क्या सानू की। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई है कि जी जो अटैक ईरान की तरफ से चल रहे हैं वो अटैक जो है वो सऊदी अरेबिया तक पहुंच चुके हैं। और सऊदी अरेबिया को अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया की और हमारी तो आपको पता है कि बहुत बनती है, और इसी वजह से अब हो ये रहा है कि ईरान के जो अटैक सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी पे और दूसरी जगहों पे जो किए जा रहे हैं, तो हमने जी एक डिफेंस पैक्ट कर रखा है। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ से कभी फील्ड मार्शल साहब जाते हैं सऊदी अरेबिया उन लोगों से मिलने। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने मतलब सऊदीज ने जो है वो पाकिस्तान से फील्ड मार्शल साहब को बुलाया था और उसके बाद सामने बिठा के देखे, ना कुछ खाने पीने को रखा गया है ना कुछ है, बस ऐसे बैठ के। और फील्ड मार्शल साहब अकेले ही नजर आ रहे हैं, वैसे साइड में कोई है, एक साहब शायद उनके हाथ नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो कोई है ही नहीं। और इनको देखे 3-3 4-4 लोग बैठ गए हमारे फील्ड मार्शल साहब को डराने के लिए। लेकिन बात सारी ये है कि इनके अलावा जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी सऊदी अरब गए थे और सऊदीया में जाकर उन्होंने भी एफबीएस से भी मुलाकात की और लोगों से भी मिले। तो अब मसला क्या बन गया, आप सोच रहे हो कि इशू क्या है। इशू जी है कि ईरान जो अटैक कर रहा है सऊदी अरेबिया पर, और हमारी जो डिफेंस पैक्ट हमने करके रखा है सऊदीया के साथ, वो ये कि जी आखिर बात होगी तो क्या होगी, बनेगा तो क्या बनेगा। क्योंकि अगर एक कंट्री पर अटैक हुआ तो वो दूसरी कंट्री पर भी समझा जाएगा,
अब ये और बात है कि सऊदी अरब पे अगर कोई अटैक करेगा तो वो अटैक पाकिस्तान पे भी समझा जाएगा, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो वो पाकिस्तान पर ही अटैक